इंटरमीडिएट हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं संस्कृत व्याकरण के साथ आ गया हूँ। हमने इससे पहले की कक्षा में स्वर और व्यंजन संधि पढ़ी थी। व्यंजन संधि के कुछ एक दो सूत्र और रह गए थे। चलिए हम देखते हैं, फिर विसर्ग संधि पढ़ेंगे। देखिए, व्यंजन संधि का अगला सूत्र है मो अनुस्वारः। मो अनुस्वारः। देखिए, संस्कृत में ये जो अक्षर है ये पूर्व रूप अ कहलाता है, अवग्रह कहलाता है। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे इसे संस्कृत का एस कहते हैं, नहीं, छोटा आ का की पहले की अवस्था, पूर्व रूप अ। मो अनुस्वारः ऐसे पढ़ेंगे। इस सूत्र की हिंदी है कि म के बाद, म हलंत के बाद कोई व्यंजन आए, कोई व्यंजन आए तो म हलंत को अनुस्वार हो जाता है। बहुत सरल है ये। अनुस्वार का मतलब ये वाली बिंदी, बिंदी यहाँ लगा दीजिए। अनुस्वार हो जाता है। जैसे उदाहरण से बात समझ लीजिए, गृहम प्लस गच्छति, गृहम गच्छति, ये शब्द है गृहम गच्छति। तो ये संधि बनेगी, तो हम यहाँ प्लस लगा दिया हमने। अब आपने देखा कि माँ के बाद कोई व्यंजन आए। देखिए, माँ यहाँ है। आप जानते हैं कि प्लस के पहले अगल बगल वाले अक्षरों में ही संधि होती है। तो आपने देखा कि प्लस के पहले माँ है और बाद में कोई भी व्यंजन आ जाए तो माँ को अनुस्वार हो जाता। अब ये जो माँ है ना, गृहम वाला, ये अनुस्वार में बदल जाएगा। कैसे? गृहम, ऐसे गृहम गच्छति, ये रूप बन जाएगा। इस माँ के बदले यहाँ बिंदी आ जाएगी, अनुस्वार आ जाएगा। एक और उदाहरण लगते हैं, हरिम प्लस वंदे। अब माँ के बदले अनुस्वार हो जाएगा, ये बन जाएगा हरिम वंदे। ये मो अनुस्वारा है। मो अनुस्वारा का मतलब है माँ के बदले अनुस्वार हो जाएगा, ऊपर बिंदी लग जाएगी। और अगला सूत्र है अनुस्वारस्य ययि पर सवर्णः। ये है सूत्र, बड़ा सा सूत्र है, अनुस्वारस्य ययि पर सवर्णः। इसे हम कहते हैं पर सवर्ण संधि, पर सवर्ण संधि। और ये जो मो अनुस्वारा है इसे कहते हैं अनुस्वार संधि। इसे आप समझते रहिए, अनुस्वार संधि। ये तो पर सवर्ण संधि की क्या परिभाषा है कि अनुस्वार के बाद श साहा को छोड़कर कोई भी व्यंजन हो, अनुस्वार के बाद श हा को छोड़कर कोई भी व्यंजन हो तो, मतलब शाशा साहा के बाद अनुस्वार को छोड़कर, अनुस्वार के बाद शाशा साहा को छोड़कर कोई भी व्यंजन हो तो अनुस्वार के बाद आने वाले वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाएगा। तो अनुस्वार के बाद आने वाले वर्ण का उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा, उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाएगा। अब उदाहरण से आप समझेंगे। जैसे शाम प्लस ता, जैसे देखिए शाम प्लस ता बराबर शांत। एक और उदाहरण लेकर फिर बात करता हूँ। कुम प्लस ठित, कुम प्लस ठित
ये बन जाएगा कुंठित। एक और शब्द लेते हैं, अंग प्लस क, तो इसे ऐसे लिखेंगे, अंक, ऐसे अंक। अब ये सूत्र क्या कहता है, देखिए कि अनुस्वार के बाद शाशा शाहा के अलावा अन्य कोई भी व्यंजन हो तो अनुस्वार के बाद आने वाले वर्ग का उसी वर्ग का पांचवां हो जाएगा। अब देखिए अनुस्वार शा के ऊपर लगा है, इसके बाद है ता, तो ता जिस वर्ग का है ता वर्ग का पांचवां अक्षर अनुस्वार के बदले हो जाएगा। तो त थ द ध न, पांचवां अक्षर न है, तो यहाँ बिंदु के बदले आधा न हो गया, ये आधा है इसलिए यहाँ भी आधा हो गया। यही हालत यहाँ भी है, कुम प्लस ठित। अब देखिए यहाँ ठ है, अब ठ है ट ठ, ट वर्ग का अक्षर है, ट ठ ड ढ अड़ा, तो अड़ा आखिरी है इसलिए आधा अड़ा इसके बदले हो गया। तो ये हुआ अनुस्वारस्य यही परसवर्णः। अब आपको परिभाषा भले ना आए लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल रटी होनी चाहिए कि शाम प्लस ता शांत, कुम प्लस ठित कुंठित, अंक प्लस क अंक, गृहम गच्छति गृहम गच्छति, हरिम बंदे हरिम बंदे, इतना तैयार होना चाहिए। तो इस तरह से व्यंजन संधि समाप्त हुई। अब आइए हम विसर्ग संधि पढ़ते हैं। संधि चूँकि संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आती है इसलिए संधि पर आपकी बारीक निगाह होनी चाहिए, और एक बार अगर आपने संधि समझ लिया तो फिर कभी भूलेगी नहीं, और इसे बार बार अभ्यास करते रहिए, नहीं तो आप भूलते रहेंगे। आइए विसर्ग संधि। विसर्ग संधि पढ़ते हैं। 3-4 सूत्र विसर्ग संधि में हैं, जैसे विसर्जनीय से सह, पहला सूत्र है विसर्जनीय से सह, ये सूत्र है। अब इससे घबराना नहीं है, विसर्जनीय से सह, खतरा कल्पना में भयंकर होता है, उससे लोहा लीजिए खतरा अपने आप टल जाता है। तो ये खतरनाक नहीं है, ये बहुत आसान है, विसर्जनीय से सह। अब इसका अर्थ मैं आपको समझाता हूँ कि यदि विसर्ग के आगे खर वर्ण हो तो विसर्ग स में बदल जाता है। परिभाषा लिख लीजिए, यदि विसर्ग के बाद खर वर्ण हो तो विसर्ग को सा हो जाता है। अब खर वर्ण क्या है? खर एक प्रत्याहार है। आपने माहेश्वर सूत्र सुने होंगे, जो लोग संस्कृत विषय पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई ही माहेश्वर सूत्र से शुरू होती है, उनका व्याकरण माहेश्वर सूत्र से ही शुरू होता है। तो हम इतने विस्तार में नहीं जाएंगे। ये एक प्रत्याहार है। महर्षि पाणिनि ने 14 सूत्र लिखा था, अयोण रील रिक एओंग ए औच, इस तरह 14 सूत्र लिखा था। उसके आधार पर प्रत्याहार बनता है। तो आप तो उदाहरण के साथ इसे सेट कर लीजिए कि जैसे नमः प्लस ते। दूसरा उदाहरण है हरि प्लस चंद्र, हरि प्लस चंद्र, और रामः प्लस त्राता, रामः प्लस त्राता। ये देखिए, अब आपने लिखा विसर्ग के बाद खर वर्ण हो। एक तो विसर्ग, ये जो विसर्ग लगा है ना 2 बिंदी, ये विसर्ग संधि बता रहा है। अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए नमः प्लस ते में कौन सी संधि है, तो आप आंख बंद करके बता दीजिए विसर्ग संधि है, क्योंकि इसमें विसर्ग लगे हैं। ठीक, तो नमः प्लस ते। अब आप परिभाषा देखिए, यदि विसर्ग के बाद खर वर्ण हो तो विसर्ग को सा हो जाता है, इस विसर्ग को सा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? नमस्ते। अब नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा? नमः प्लस ते, ऐसा नहीं नम प्लस अस्ते, ये गलत हो जाएगा। नमः प्लस ते नमस्ते। हरि प्लस चंद्र क्या बना? हरिश्चंद्र। और रामः प्लस त्राता, रामस्त्राता, रामस्त्राता, ये बन गया। तो ये विसर्जनीय से सह का उदाहरण है।
अब दूसरा सूत्र देखते हैं, सस जुशो रू, ये पहला सूत्र था। दूसरा सूत्र है सस जुशो रू, ये है सस जुशो रू। अब सा या शा को रू हो जाता है, इसका अर्थ यह हुआ कि सा या शा को रू और ब्रैकेट में रा हो जाता है। उदाहरण से बात को समझेंगे, जैसे मुनि प्लस आगतः, मुनि प्लस आगतः। एक और उदाहरण लेते हैं हम, हरि प्लस अवदत्त, हरि प्लस अवदत्त। एक और उदाहरण लेते हैं, पितु प्लस इच्छा, पितु प्लस इच्छा। अब देखिए मुनि प्लस आगतः बराबर ये बनेगा मुनिरागतः, मुनिरागतः। हरि प्लस अवदत्त हो जाएगा हरिर्वदत्त, और पितु प्लस इच्छा हो जाएगा पितुरिच्छा, ये बनेगा। मतलब ये एक लंबी प्रक्रिया है, विसर्ग संधि थोड़ी सी कठिन है, लंबी प्रक्रिया है। जितने इसके सूत्र हैं सब आपस में कनेक्ट हैं, सब आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब विसर्ग को सा होगा, सा या शा होगा, और उसके बाद सा या शा को रू और रा हो जाएगा। तो एक सूत्र तो इस विसर्ग को सा में बदलेगा, दूसरा सूत्र सा या शा को रू में और फिर रा में बदलेगा। जैसे इसने मुनि प्लस आगतः, तो एक से तो बनेगा मुनिस आगतः, फिर मुनिरु आगतः और फिर मुनिरागतः, ऐसे बन जाएगा। ऐसे इसकी लंबी प्रक्रिया है। तो आप तो इतना समझिए, मुनि प्लस आगतः मुनिरागतः, हरि प्लस अवदत्त हरिर्वदत्त, और पितु प्लस इच्छा पितुरिच्छा। ठीक है, आपको ज़्यादा विस्तार में नहीं जाना है, आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब 4 विकल्प दे रहेंगे, एक आपको सही करना है। आगे बढ़ते हैं, 2 सूत्र इसके और हैं, विसर्ग संधि के 2 सूत्र और हैं, और विसर्ग संधि थोड़ी सी कठिन है, इसलिए आपका ध्यान अपेक्षित इस पर है, आप गौर रखें। अगला सूत्र है अतो रोर प्लुताद प्लुते, अतोरोर प्लुताद प्लुते, ये सूत्र है। अतोरोर प्लुताद प्लुते, अतोरोर प्लुताद प्लुते। देखिए जब संस्कृत कठिन हो तो आप 2-2 वर्ण 3-3 वर्ण, जिस तरह आपका हिसाब बने पढ़ते जाइए। अतो रोर प्लुताद प्लुते, ये आसान हो जाएगा। अब अतोरोर प्लुताद प्लुते का मतलब क्या है कि इसे मैं आपको टेक्निकल भाषा में समझाता हूँ कि पहले तो विसर्ग आएगा, विसर्ग को सा हो जाएगा, सा से रू हो जाएगा, रू से रा हो जाएगा, रा से ओ हो जाएगा, और ये बीच में अवग्रह भी आ जाएगा। ये टेक्निकल है, अतोरोर प्लुताद प्लुते। मतलब इसमें 4 प्रमुख सूत्र हैं। पहला सूत्र आपने पढ़ा विसर्जनीय से सह, मतलब किसी विसर्ग को सा हो जाएगा। दूसरा सूत्र आपने पढ़ा सस जुसो रू, मतलब कि इस सा या शा को या सजुष शब्द को रू या रा हो जाएगा। और अतोरोर प्लुताद प्लुते का मतलब है कि वो जो रा होगा वो ओ में बदल जाएगा और अवग्रह का प्रयोग हो जाएगा। ठीक, अब जैसे देखिए शिवः प्लस अर्च्यः, शिवः प्लस अर्च्यः, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है ये। अब ये शिवः प्लस अर्च्य पहले कैसे बदलेगा? आपने पहला सूत्र पढ़ा विसर्जनीय से सह, तो विसर्जनीय से सह कहता है कि विसर्ग को सा हो जाता है, तो ये बन जाएगा शिवस् अर्च्यः। दूसरा सूत्र क्या कहता है? सस जुसो रू, कि जो सा बनेगा वो रू और रा में बदल जाएगा, तो ये फिर शिव रू अर्चा हो जाएगा, फिर रा में बदलकर शिवर अर्चा हो जाएगा।
और फिर अतोर और प्लुताद प्लुतो कहता है कि ये र ओ में बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा शिवो अर्च्य। अब ये ऐसे बन जाएगा, शिवो और पूर्व रूप आ लगेगा अर्च्य, ऐसे ये रूप बन जाएगा। ये बहुत आता है, बहुत पूछा जाता है, इसलिए इससे ये अतोर और प्लुताद प्लुते सूत्र का उदाहरण है। एक और देखते हैं, रामः प्लस अयम, रामः प्लस अयम बराबर रामो अयम, ये रूप बनेगा। अब एक और सूत्र बचता है आपका, चौथा जो सूत्र है वो है रोरी। रोरी, रोरी बहुत सरल है, बहुत छोटा सा है। इसकी परिभाषा है कि र के बाद र आने पर प्रथम रा का लोप हो जाता है, र के बाद र आने पर प्रथम रा का लोप, प्रथम रा हलंत का लोप, और उससे पहले का वर्ण दीर्घ हो जाता है। उदाहरण से समझेंगे, जैसे पुनर प्लस रमते, पुनर प्लस रमते। एक और उदाहरण लिख लेते हैं हाथों हाथ, हरिर प्लस रम्यः, हरिर प्लस रम्यः। अब देखिए, रोरी जो सूत्र है, रोरी, रोरी कहता है कि प्लस के पहले अगर रा हो और प्लस के बाद भी रा हो तो प्लस के पहले वाला रा गायब हो जाता है, लुप्त हो जाता है, और रा से पहला वाला जो वर्ण है ये दीर्घ हो जाता है। तो देखिए, प्लस के पहले भी रा, बाद में रा, प्लस के पहले वाला रा गायब हो जाएगा और ये अक्षर बड़ा हो जाएगा, तो क्या बन गया? पुनरमते, ये बन गया। यही हालत इसके साथ हुई, प्लस के पहले भी रा है, बाद में भी रा है, तो पहले वाला रा गायब हो जाएगा और ये जो री है ये बड़ी री में बदल जाएगा। क्या बनेगा? हरिरम्यः, ये रूप बन जाएगा। तो इस तरह आपने स्वर व्यंजन और विसर्ग 2 कक्षाओं में 2 भागों में आपने इंटरमीडिएट संस्कृत व्याकरण पूरा पढ़ लिया है, जो कि 15 नंबर का है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये पाठ पसंद आया होगा। और हाँ, जहाँ बात समझ में ना आए वहाँ आप वीडियो को रोक लीजिए और फिर से वापस आकर फिर से पढ़ लीजिए, बार बार देखिए, जिससे बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्योंकि ये संधियाँ हैं, पेपर में पूछी ज़रूर जाएंगी और आपसे गलत हो जाएंगी अगर आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो फिर आज यहीं तक, शेष अगले अंक में।